किसी भी देश के अंदर कोई अपराध रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस देश के आर्थिक अपराध को रोक दिया जाए। क्योंकि कोई भी अपराध जब अंजाम दिया जाता है तो उसके पीछे आर्थिक अपराध का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो आर्थिक अपराध को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कुछ सख्त कानून हो, इसके लिए अलग से कोई सरकारी संस्थाएं हो। क्योंकि आम पुलिस जो है, आम प्रशासन जो है, वो आर्थिक अपराध में जांचने में सक्षम नहीं है। उसके लिए एक विशेषज्ञ का होना ज़रूरत है। क्योंकि आम पुलिस नॉर्मल अपराध में ही बिजी रहती है और उनसे आर्थिक अपराध का जांच करना मुमकिन नहीं है। तो आर्थिक अपराध के लिए चाहिए कि एक विशेषज्ञ होना ज़रूरत है और एक अलग से आर्थिक अपराध जांच के लिए एक अलग से संस्था बनाना ज़रूरत है। तो इसी को देखते हुए 1956 में ईडी की स्थापना की गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। अब ईडी का क्या काम है? ईडी का काम है कि काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक कानून की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना। ठीक, ये शुरू किया गया था काले धन, ड्रग्स के व्यापार में जब वृद्धि हो रहा था, तो ड्रग्स के व्यापार में वृद्धि को रोकने के लिए, क्योंकि ड्रग्स वही खरीद सकता है जिसके पास काला धन है, और ड्रग्स के व्यापार को रोकने के लिए काला धन पर लगाम लगाना जरूरी है, और काला धन पर लगाम लगाने के लिए इस आर्थिक अपराध को रोकना जरूरत है। इसके लिए एक सरकारी संस्था का निर्माण किया गया जिसको ईडी कहते हैं 1956 में। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर 2002 आता है और 2002 आने के बाद सरकार ने इस पे एक अमेंडमेंट किया, भारत सरकार ने, और इस अमेंडमेंट के जरिए एक नया कानून इसमें ऐड किया जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, आपने सुना भी होगा। और इस एक्ट के जरिए ये सुनिश्चित किया गया कि ये संस्था ईडी कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती है। कोई भी, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, बिजनेसमैन हो, किसी का भी, अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आपराधिक कानून में लिप्त है तो उसकी जांच कर सकती है। तो इसके लिए ये PMLA जोड़ा गया। और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिस पे विवाद का विषय है, जिसमें ऐसी बात ये है कि किसी को भी ईडी जो है अपने कस्टडी में ले सकती है, पूछताछ कर सकती है बिना उसे साबित किए हुए, बिना उसे ये साबित किए हुए कि वो अपराधी है। और सबसे बड़ा बात इसमें ये भी है कि अगर आप एक बार अपराधी साबित हो जाते हैं तो आप खुद से अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे, क्योंकि अपने आप को खुद से निर्दोष साबित करेंगे, इसमें यह भी है। इस वजह से ये कानून बहुत ही एक विवादास्पद बना हुआ था, PMLA, आज भी बना हुआ है। आज भी लोग इस पर चर्चा करते हैं कि इस कानून में संशोधन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। अब बड़ा सवाल ये है कि सत्ता में जो सरकार होती है, हम वैदिक काल से देखते हैं, हम जब अपने प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो वैदिक काल से देखते हैं कि जो सत्ता में रहती है, जो सरकारें होती है, वो चाहती है, जब सरकारें मजबूत होने लगती है, जब सरकारें के पास बहुमत आने लगती है, तो वो चाहती है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उस पर नियंत्रण हो जाए, ताकि उसके आने वाले रास्ते के बीच में जो कोई भी आए उसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये वैदिक सभ्यता में भी देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जब दो सरकारी संस्थाएं होती है, सभा और समिति नाम की, तो उत्तर वैदिक काल में जब सरकारें मजबूत होने लगती है तो उस सभा और समिति का महत्व कम होने लगता है। सभा और समिति का महत्व कम होने लगता है, सरकार कम कर देती है, धीरे धीरे खत्म ही कर देती है। तो कुछ इसी प्रकार का काम आज भी चल रहा है। सरकार ने अपने अंदर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है उसको अपने अंदर ले लिया है, ऐसा साफ दिखाई देता है।
अगर आप संदेह है आपको कोई, तो आप बहुत मासूम हैं। हाँ, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको अभी और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ विपक्ष पे हमला होना ये दिखाता है कि ये जो है संस्थाएं बिक चुकी है, ये जो संस्थाएं हैं वो किसी के नियंत्रण में चली गई है। और वो भी इस टाइम पे, जिस टाइम पे लोकसभा चुनाव हो, उस टाइम पे सिर्फ विपक्ष को परेशान करना ये दिखाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अपना अस्तित्व खो चुकी है और वो किसी के अधीन काम कर रही है। अगर आपको आपराधिक कानून की जांच ही करना है, तो क्या सिर्फ आपराधिक कानून आपराधिक मामला विपक्ष ही करते हैं? और वही विपक्ष जिस पे कानूनी कार्रवाई होती है, और वही अगर सत्तारूढ़ में चले जाते हैं, तो उसका जो कार्रवाई है, उसका जो दोष है, वो निर्दोष में बदल जाता है। कैसा कानून है? चुनाव के टाइम पे विपक्ष को इस कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार करवा देना, ये कैसा लोकतंत्र है? और एक मुख्यमंत्री को गिरवा देना, मुख्यमंत्री सरकारें गिरवा देना, इस प्रकार से इस संस्था का दुरुपयोग करना कहाँ तक सही है? और अभी भी आपको लगता है कि नहीं, ये ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई संस्था बिकी नहीं है, ज़रूर कुछ घोटाला है इसमें, ज़रूर कुछ मैं मानता हूँ घोटाला है, लेकिन भाई ये जांच सिर्फ विपक्ष के लिए ही क्यों है? क्या घोटाला सिर्फ विपक्ष ही करता है, या जो सत्ता में होती है उसका घोटाला को घोटाला नहीं माना जाता, उसको साफ कर दिया जाता है? क्या मामला है? तो ये जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग चल रहा है सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ बोलने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ आदेश देने की ज़रूरत है, और ये संस्थाओं को स्वायत्त होने की ज़रूरत है, अपने मन से काम करने की ज़रूरत है। वो चाहे सत्ता हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और चुनाव के टाइम पर इस प्रकार से सत्ता के द्वारा विपक्ष को गिरफ्तारी करवाना, उसके चरित्र पे चोट पहुंचाना, ये बहुत गलत है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटा देना इस कार्रवाई के दौरान, ये बहुत गलत है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र किस दशा में जा रही है, और अभी भी हम जाग नहीं रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि हमें लगना चाहिए कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी सरकार हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है, लेकिन हम सब लिप्त हैं किस में? धर्म में, जाति में, फ्री लेने में, मंदिर मस्जिद करने में, सांप्रदायिक में। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, और ऐसी चीज़ें पे लगाम लगनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसी जवाब देनी चाहिए कि आगे से ऐसा दुरुपयोग, सरकारी संस्था का दुरुपयोग ना हो सके। ऐसा कोई अस्थाई आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए इस पर, ये मेरा मानना है। और यहाँ तक सिर्फ ये सीमित नहीं है, और सिर्फ ये पक्ष विपक्ष तक सीमित नहीं है। ये आपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सुना होगा आजकल, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जिसमें इस बार उसको पब्लिक किया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये होता है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी को कोई चंदा देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं देता है, वो SBI से पहले इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेता है। जितने का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेता है वो राजनीतिक पार्टी को दे देता है, और राजनीतिक पार्टी SBI से उसमें चेंज करा लेता है, रुपया ले लेता है।
जैसे मैंने 50,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा SBI से और मैं मोदी जी को दे दी। अब मोदी जी SBI में गई और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को 50,000 में चेंज करा के कैश ले ली, ठीक है। अब होता क्या है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उस पर ED की कार्रवाई होती है, ED जाता है वहाँ और ED गई वहाँ, ED वहाँ पे कार्रवाई करने लगी और ED के डर से बचने के लिए उस बिजनेसमैन ने 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के उस राजनीतिक पार्टी को दे दिया। उसका जो भी मामला था खत्म हो। ऐसे दुरुपयोग हो रहा है सरकारी संस्थाओं का। आप सोच सकते हैं इस हद तक दुरुपयोग हो रहा है, चंदा तक लेने तक। और हमें ऊपर ऊपर की जानकारी है बस कि हाँ अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो गए, हंसने की बात है। नहीं, ये हमारा आपका मामला है। आज ये हो रहा है, कल आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर कल आपको गिरफ्तार कर लिया, क्या करोगे आप बिना कोई अपराध किए? कल को आप मोदी जी का विरोध करेंगे, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए, क्या करोगे आप? अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप इस देश के लिए जो अपना बलिदान दिए हैं, इस देश के लिए जो मर मिटे हैं, इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम है, अगर उनके सपनों को, उनके सपने को, भारत को बचाना चाहते हैं, तो आपको विरोध करना होगा और आपको इस बार का वोट देना होगा और वोट बहुत सोच समझ के देना होगा। अपने लिए वोट देना होगा, अपने बच्चों के लिए वोट देना होगा, अपने देश के लिए वोट देना होगा और अपने स्वतंत्रता संग्राम जो निछावर हो गए, जो देश के प्रति अपना जान को निछावर कर दिए हैं, भगत सिंह जैसे महान लोग, गांधी जी, नेहरू जैसे महान लोग, उनके इस देश को बचाना है तो आपको अब अच्छे तरीके से वोट करना पड़ेगा और वोट करना पड़ेगा। अपना एक एक वोट आपका कीमत है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो वोट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा और ED के जो ये दुरुपयोग है इसको आप सोचेंगे एक बार, मैं उम्मीद करता हूँ, और इस पर अपना विचार देंगे। अगर आपको कोई भी और विचार देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।